हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा धमाकेदार फुल पावर नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। और अब तक हमने पढ़ लिया है, यानी कि नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ठीक है, ये पढ़ लिया था, डेफिनेशंस कर ली थी, क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और आज हम एक तरीके से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, अच्छे से आपको पढ़ने हैं और आप बस यार पढ़ते रहो। बस हमारा मतलब मेन ये है कि आप बस पढ़ते रहो, बस पढ़ना है आपको, है ना। एजुकेशन में एक अच्छा मतलब वो काम करना है और उसके लिए आप लोगों की हेल्प चाहिएगी। बस वीडियो को पूरा देख के फिर लाइक किया करो, अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों से शेयर किया करो, जो आपके क्लासमेट्स हैं प्लस वन में और भी हैं, ठीक है ना। बता सकते हो अगर वो अच्छा लगे, समझ में आए तो बिल्कुल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेटा सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने अगर 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा तो था ही, है ना, तो उसमें आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ होगा, है ना, डिस्कशन हुआ होगा बेटा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, देखो, यानी कि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बेटा जी बना रहे हैं अमोनिया। क्या बना रहे हैं? अमोनिया। अब ये हमारे पास कोई भी जनरली क्या है बेटा, एक रिएक्शन है और रिएक्शन के हमें पता है दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है बेटा जी प्रोडक्ट होता है ना। एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा ना, उतना ही किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आ गया होगा? अरे बात समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एक मैं आपको चीज समझाता हूं बेटे, देखो कि अपन ने एक मतलब ऐसे समझो कि ग्लास की ट्यूब है ना, और उसके अंदर अपन ने आइस के कुछ पीसेस लिए हैं, आइस ली है, और इसको अपन ने यानी कि क्या कर रखा है? कवर कर रखा है, बिल्कुल ढक रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस आइस को बेटा जी क्या करेंगे अपन? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या 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 एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये हुआ कि इस ट्यूब के अंदर जो भी अपन ने आइस के पीसेस लिए थे ना, आइस के पीसेस, अब इसका मास मेजर किया गया, वेट किया गया, है ना, इसका वेट किया गया। और पहले यानी कि हीट करने से पहले, अब हीट करने के बाद, अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हीट करने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा? आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग ये क्या बन जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद इसका फिर मास मेजर किया गया। जब हमने आइस के पीसेस लिए तब इसका मास मेजर किया गया, वेट किया गया, और उसके बाद इसको हीट करने के बाद भी, हीट करने के बाद जब ये पानी बन गया तो भी इसका क्या किया गया? मास को मेजर किया गया, वेट किया गया है इसका, है ना, यानी कि तोला गया इसको, ठीक है। तो एक तो जब आइस के पीसेस लिए तब भी तोला गया था, और आइस को हीट करने के बाद तब भी तोला गया है। तो हुआ क्या कि ये पाया गया कि जितना मास आइस के पीसेस का था ना बेटा जी, उतना ही मास क्या मिला? इस वाटर का मिला। जितना मास इस आइस के पीसेस का था ना, उतना ही मास क्या मिला? वाटर का मिला, है ना। तो इससे क्या मेजरमेंट हुआ बेटा? ये कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास, ये देखिए बेटा जी, आइस थी, ये हमारे पास क्या है?
रिएक्टेंट की फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में। इसको क्या किया अपन ने, हीट किया, ये हीट का साइन है बेटे। अपन ने क्या किया, इसको हीट किया तो ये किसके अंदर चेंज हो गया बेटा जी, वाटर के अंदर चेंज किया। तो जहां जितना मास किसका था, आइस का, सेम इक्वल मास किसका निकला, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर का। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा बेटा जी, सिंपल है। एक तो ये एग्जांपल हुआ है ना, आइस को जब मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, तब भी हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया कि जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही किसका निकला, प्रोडक्ट का निकला बेटा जी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक रिएक्शन और की गई, जैसे कि एक्सपेरिमेंट और किया गया बेटा जी, एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। एक दो सॉल्यूशन लिए गए, एक तो सोडियम क्लोराइड और एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया। देखो बेटा, अभी हम समझते हैं, पहले समझते हैं, पेन को साइड में रख दो, पहले समझ लो अच्छे से। देखो हमने क्या लिया बेटे, दो सॉल्यूशन लिए है ना, एक तो ले लिया NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये पहला, और दूसरे फ्लास्क के अंदर एक तरीके से, दूसरे ट्यूब के अंदर अपन ने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब ये हुआ क्या कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएंगे, अब रिएक्टेंट की फॉर्म में हो जाएंगे। अब दो सॉल्यूशन पहले अलग अलग, अब क्या हुआ कि इनको मिक्स करेंगे, क्या करेंगे बेटा जी, मिक्स करेंगे तो बनेगा क्या, बोलो, यहां पर बनेगा क्या, एक तो सिल्वर, एक तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा यहां पर, और ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, है ना। एक तो हमारे पास किसका सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, NaNO3 का, और दूसरा किसका तैयार हो जाएगा बेटा, AgCl का। तो देखो यहां पर रिएक्शन तो हुई ना, रिएक्शन तो हुई। अब पहले क्या हुआ कि हमने इस रिएक्टेंट का मास मेजर किया। अब देखो रिएक्शन होने के बाद देखो प्रोडक्ट बेटा जी डिफरेंट है, ये NaCl है, NaCl से क्या बन गया, NO3 बन गया ना, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो यानी कि कुछ चेंजमेंट हुआ, तो ये तो हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो नया प्रोडक्ट बनके तैयार, जो नई चीज बनी है उसको अपन क्या कह देंगे, भैया हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ओके, तो पहले इनका मास मेजर किया गया, अब यहाँ पर मास मेजर किया गया, तो एक कंक्लूजन यही निकल के आया कि हमेशा क्या था बेटा जी, मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट molecules is always equal to mass of product molecule, mass of product molecule, mass of product molecule, यही कंक्लूजन निकल के आया बेटा जी। और यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो अपन ने दो चीजें, एक तो हीटिंग किया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ी है अपन ने कि देखो आयनिक रिएक्शन हो गया ना, आयन एक्सचेंज हो गया आपस में, तो एक करते हैं डिकम्पोजिशन, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा जी। ठीक है, ये पहले समझते हैं अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा होगा ना कि हमेशा क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और वही रिएक्शन होती है बेटा जी, है ना। दूसरा एग्जांपल है इसमें हम अगर करना चाहें तो ये है, मान लो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे अपन, हीट करेंगे तो ये मर्करी और ये हाफ O2 में डिकम्पोज हो जाएगा बेटा जी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है 100 ग्राम लिया अपन ने, ये 100 ग्राम लिया, तो ये हो जाएगा ब्रेक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब ब्रेक हो जाएगा, ये है 9.2 और ये हो जाएगा 790, ये है बेटा जी 92.6 ग्राम में, और ये हो जाएगा 7.4, ये हो जाएगा 7.4 ग्राम में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके बेटा जी, अब देखो 100 ग्राम है, अब यहाँ पर मास मेजर के ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, है ना, आ रहा है ना, 100 आ रहा है। कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि मतलब जो
वो होती है ना रिएक्शंस, एक तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना बेटा जी, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें थोड़ा सा मतलब चेंजमेंट आता है कि कुछ मतलब माइनर डिफरेंस आएगा कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू, कंप्लीटली नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो वहां पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है बेटा, है ना। कुछ मास, जो मास रिलीज होता है ना, मान लो 2 पॉइंट हमारे पास अगर मान लो यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस आ जाता तो 0.2 जो मास लॉस हुआ है वो गया कहाँ, तो बेटा जी जो मास लॉस हुआ है ना वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लेकिन वहां पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर करेगा, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और ये तीनों एग्जांपल लिखने हैं जितने मैंने बताए, तो आइस वाला, एक सिल्वर क्लोराइड, और ये है ना ये वाला एग्जांपल, और एक ये मरकरी ऑक्साइड को डिकम्पोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass of reactant molecules, mass of reactant molecules is always equal to, अब लिख सकते हो बेटा जी, is always equal to mass of product molecules, ठीक है बेटा जी, समझ में आया है ना। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिखेंगे अपन, आइस है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है ना, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा, है ना, ये है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो ये बना देगा सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड। तीसरा एग्जांपल हम ये कर सकते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो ये मर्करी और बेटा जी हाफ O2, ये ब्रेक हो जिसका एनर्जी लिया था अपन ने, तो यहाँ पर ये रहेगा 92.6 और ये बेटा जी कितना था 7.4, तो पूरा 100 रहेगा मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब मान लो यहाँ पर भी अपन ने इसका एग्जांपल कैसे होगा बेटा, अगर मान लो यहाँ पर 100 ग्राम है ना, तो ये भी क्या रहेगा 100 ग्राम है, ठीक है। अगर ये 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है, तो यहाँ पर ये भी 50 ग्राम मिलेगा और ये भी 50 ग्राम, ओके। इस तरीके से भी मिलेगा टोटल, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके बेटा जी, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ओके बेटा, ये क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसकी डेफिनेशन में एक बार लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो, एक बार ये डेफिनेशन लिखने के बाद अच्छे से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always found to be made up of the same element,
ये एक बार डेफिनेशन लिखो इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always made up is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. The same fixed proportion by mass. ये बेटा जी समझ ले। एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है बेटा, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर in the same fixed proportion by mass. यानी कि ऐसा है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है और अगर वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, है ना, सेम एलिमेंट से मिलकर बना है इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। यानी कि देखिए बेटा जी, अब पहले तो ये डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब एक बार पेन को साइड में रख दो और समझो, ठीक है। अब देखो, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मान लो हमारे पास ये है H2O, क्या है बेटा जी, H2O बोले तो वाटर, बोले तो पानी, ठीक है। अब ये किससे मिलकर बना है, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये कह रहा है कि अब देखो बेटा जी, इसका अगर मास रेशियो में निकालना चाहूं तो देखो, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ले लिया, ये रेशियो, और ये 16, तो अगर ये करेंगे तो 1:8 आ रहा है ना, ये है ना, प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन आ गया, नहीं ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन। आप देखो होता क्या है, देखो बेटा जी, पानी चाहे कहीं से मिले, पानी आप चाहे यूं समझो कि अटेली से ले, है ना, अटेली का पानी हो, चाहे आपके बीसपुर का, राजस्थान का, हरियाणा का, कहीं का भी पानी होगा, तो पानी का मतलब क्या है बेटा जी, पानी का मतलब तो यही हुआ ना कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन अगर यानी कि सेम एलिमेंट से मिलकर बना है ना, a chemical compound is always found to be made up of same element, made up of same element, सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, चाहे कहीं से भी उठा के लाओ पानी, तो कहीं से भी लेके आएंगे अपन पानी, तो उस पानी का मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, is always found to be made up of same element combined together, जब कंबाइन होंगे तो उनका जो मास रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, समझ में आया ना, जो उनका मास रेशियो क्या रहेगा बेटा जी, सेम रहेगा, सिंपल सी बात है। कोई भी केमिकल कंपाउंड क्यों ना हो, अगर वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं CO2 है, अब CO2 कहीं की कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना, अपन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड यही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि हरियाणा के आदमी तो CO2 जो छोड़ते हैं, CO2 जो अपन रिलीज करते हैं उसका मास अलग होगा, और राजस्थान के एक तरीके से जो है जो CO2 रिलीज करेंगे वो अगर CO2 को मेजर करें उसका मास अलग होगा, नहीं होगा ना। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, अगर वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है तो उनका जो मास रेशियो भी है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ में आया है ना, समझ में आया ना बेटा जी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने,
according to this like chemical compound is always found to be made up of same element combined together in the same fixed proportion by mass. Same fixed proportion by mass. सिंपल। कोई भी केमिकल कंपाउंड है अगर वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, तो कहीं से भी जगह चाहे कुछ भी हो, कहीं की भी हो, उनका जो मास रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स होता है बेटा जी, सेम होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, H2O, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा तो एग्जांपल आप ये लिख लो। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से फॉर एग्जांपल H2O, और ये जो पानी है बेटा जी कहीं से भी हो, है ना, प्योर वाटर, यानी कि एग्जांपल ऐसे लिखो, एग्जांपल प्योर वाटर, है ना, H2O। ठीक है, it is the combination of hydrogen and oxygen, it is the combination of hydrogen and oxygen। ओके, और ये हम कहीं से भी ले, है ना, फॉर ऑल प्लेसेस लिख सकते हैं अपन यहां से, फॉर ऑल प्लेसेस लाइक रिवर, सी, वेल, ना, etc। ओके, रिवर, सी और वेल। ओके बेटा, ये एग्जांपल मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन चाहे पानी है वो रिवर से ले, सी से ले या कुएं से ले, वो हमेशा एक तरीके से उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आज आपको ये दो लॉ पढ़ने हैं, ओके बेटा, और मतलब अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहना।